हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कंक्रीट फाउंडेशन के बारे में। ठीक है कि कंक्रीट फाउंडेशन बनाया जाता है, आखिर कंक्रीट फाउंडेशन का क्या ज़रूरत पड़ता है, कंक्रीट फाउंडेशन को बनाते टाइम में किस पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए, है ना। इन सारे बातों को, इन सारे पॉइंटों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों फाउंडेशन बनाया जाता है, या क्यों मतलब फाउंडेशन अगर बनाया भी जाता है तो फाउंडेशन का हाइट कितना होगा, ये सब के बारे में देखेंगे। स्टैटिक के लिए जो स्टैटिक मशीन है उसके लिए फाउंडेशन का क्या बेस रहेगा, या फिर जो रोटेटिंग डिवाइस है उसके लिए फाउंडेशन क्या रहेगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि फाउंडेशन है क्या। फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन एक्चुअली एक कह सकते हैं कि एक सपोर्ट है या एक बेस है, ऐसा कह लीजिए, जिसके ऊपर की मशीन को इंस्टॉल किया जाता है ना, जिसके ऊपर की मशीन को इंस्टॉल किया जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊंचा फाउंडेशन होगा, कम हाइट का भी फाउंडेशन हो सकता है ना। डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का मशीन है या कैसा सॉइल, नेचर जो सॉइल कह लीजिए कि सॉइल का कंडीशन कैसा है, दलदली क्षेत्र है या फिर मान लीजिए सॉलिड मास ऑफ द अर्थ है, मतलब ठोस ज़मीन का भाग कह लीजिए, ये हो है कैसा है, मतलब ये। अब मान लीजिए कि मशीन है तो मशीन का वेट कितना है, हल्का है कि मॉडरेट है, कि फिर मान लीजिए कि बहुत भारी है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ जो है, इस सारी चीज़ को आप कह लीजिए कि हम लोग देखते हैं, कंसीडर करते हैं जब फाउंडेशन का निर्माण कर रहे होते हैं। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग एक एक करके क्या है। देखिए, पहले तो कंक्रीट फाउंडेशन के बारे में आगे पढ़ते चलेंगे। तो पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स ए बेस और सपोर्ट फॉर द मशीन इज कॉल्ड फाउंडेशन। क्या बोला? पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं उस स्ट्रक्चर के पार्ट को, है ना, पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स ए बेस, जो कि एक बेस प्रोवाइड करता है या सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। जैसे कि आप मान लीजिए कुर्सी है आपके पास, अब कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर मतलब कुर्सी पे आप बैठते हैं, है ना, तो कुर्सी पे आप बैठते हैं तो उसका कुर्सी का कोई बेस होगा ना जो कि कुर्सी को सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी बात कि जब आप उसके ऊपर बैठ रहे हैं तो आपको भी सपोर्ट मिल रहा है। जैसे कुर्सी के जिस पोर्शन पे आप बैठते हैं वो पोर्शन आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और जो उसका 4 लेग होता है वो पूरे कुर्सी को सपोर्ट दे रहा है। समझ रहे बात को? या एक और मान लेते हैं कोई चबूतरा, जिसको कि प्लिंथ भी बोल सकते हो आप, फाउंडेशन उसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो चबूतरे के ऊपर आप बैठते हो, मान लो, है ना, चबूतरे के ऊपर अगर आप मान लो बैठते हो तो वो चबूतरा क्या हुआ? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, आप बैठे हुए। ठीक उसी प्रकार से कोई भी मशीन होगा, चाहे स्टैटिक मशीन हो या रोटेटिंग मशीन हो, उसको उसके ऊपर रखा जाता है। तो मतलब उस मशीन के लिए वो क्या होगा? सपोर्ट के जैसा काम कर रहा है कि नहीं, उस मशीन को वो सपोर्ट दे रहा है ना, उसके ऊपर। समझ में आ रही बात? तो जो भी होगा सपोर्ट देगा मशीन के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? फाउंडेशन बोलेंगे। उसको हम क्या बोल रहे हैं? फाउंडेशन बोल रहे हैं। साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ फाउंडेशन डिपेंड्स अपॉन द साइज, नेचर ऑफ द मशीन एंड सॉइल कंडीशन। समझिएगा, जो फाउंडेशन का साइज होगा, है ना, फाउंडेशन का साइज होगा, और स्ट्रेंथ मतलब मजबूती कह सकते हो, कि जो फाउंडेशन होगा उस फाउंडेशन का कितना साइज होगा या वो कितना मजबूत होना चाहिए, ये सब किस पे डिपेंड करेगा? तो साइज ऑफ द मशीन। साइज ऑफ द मशीन कहने का मतलब हुआ कि मशीन जो है कितना बड़ा है, चाहे स्टैटिक मशीन हो या रोटेटिंग मशीन हो, किसी की भी बात कर लो। हम इसलिए साथ में कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मशीन की बात कर रहे हैं। अगर आप स्टैटिक मशीन की बात करते हो तो हो सकता है ट्रांसफार्मर उसके ऊपर प्लेस किया हुआ रहे, लेकिन अगर मान लो कि आप रोटेटिंग मशीन की बात करते हो तो हो सकता है जनरेटर हो या फिर मोटर हो, या डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो कह लो, या अल्टरनेटर जिसको बोलते हो एसी जनरेटर वो हो, एसिंक्रोनस जनरेटर हो, इंडक्शन मोटर हो, इंडक्शन जनरेटर हो, तो कोई सा भी मशीन हो सकता है। तो मशीन कह देने का मतलब सारा मशीन इसी में आ गया, स्टैटिक भी और रोटेटिंग भी। तो चाहे कोई सा मशीन हो, उसका कितना साइज है उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? फाउंडेशन का निर्माण करेंगे। समझ में आ रही बात? अगर मान लो कि मशीन का साइज बड़ा है और आपने फाउंडेशन छोटा बनाया, तो बताओ उस बड़े वाले साइज मशीन का जो साइज है, मतलब जो बड़ा साइज का मशीन है, क्या उस छोटे से फाउंडेशन पे आ पाएगा? परेशानी होगी, कठिनाई होगी, और रिस्क रहेगा। कह लो कि अगर मान लो रख भी देते हो छोटे फाउंडेशन के ऊपर बड़ी मशीन को, हो सकता है ऑपरेशन के दौरान कुछ भी, मतलब वर्क कर रहा है, वर्किंग के दौरान कुछ भी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट कह लो कि होने का संभावना होगा। डिवाइस कभी गिर जाए, या उसके ऊपर मान लो आप रोटेटिंग डिवाइस रखोगे। अब रोटेटिंग डिवाइस अगर रहेगा
वो डिवाइस बड़ा है और फाउंडेशन छोटा है, उसके ऊपर आपने क्या करा, प्लेस कर दिया। और ये आपको जानते होंगे कि जो रोटेटिंग डिवाइस होगा जब वो रोटेट करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। वो तो देखे होगे, कभी जनरेटर को ऑपरेट होते हुए देखे होगे, या नहीं देखे हो तो देखना, है ना, कि जब जनरेटर चल रहा होता है या वर्किंग कंडीशन में होता है तो उससे आवाज़ भी आ रही होती है ना, और दूसरा कि वो वाइब्रेट भी कर रहा था, मतलब हिल रहा होता है, कुछ इस प्रकार से मैं बोलना चाह रहा हूँ। वाइब्रेशन का मतलब वही हुआ, हिल रहा है ना, तो वो वाइब्रेट भी हो रहा है। अब सोचो कि बड़े फाउंडेशन पे अगर रखोगे तब तो ठीक है, चलो एडजस्टेबल है, लेकिन छोटे से फाउंडेशन के ऊपर उस बड़े से मशीन को आप रख देते हो, वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, इधर से उधर लुढ़क जाएगा या गिर जाएगा फाउंडेशन के ऊपर। तो जब गिर जाएगा तो मान लो वो एक्सीडेंट हो सकता है या मशीन डैमेज हो सकता है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ द मशीन पे। उसके बाद क्या कर रहा है, नेचर ऑफ द मशीन। नेचर ऑफ द मशीन का मतलब हो गया कि स्टैटिक डिवाइस है कि रोटेटिंग डिवाइस है ना। अगर मान लो स्टैटिक है तब तो फिक्स रखा रहेगा, उस हिसाब से आप बना लीजिए फाउंडेशन। अगर रोटेटिंग डिवाइस है तो रोटेटिंग डिवाइस के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा फाउंडेशन। और ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसा, मतलब नेचर की बात किया जाए तो यहाँ पे यही चीज़ है कि स्टैटिक है या फिर वाइब्रेटिव कह लो या रोटेटिंग है, क्योंकि रोटेटिंग अगर रहेगा तो उसमें वाइब्रेशन होगा। तो वाइब्रेशन के लिए फाउंडेशन थोड़ा अलग बनाया जाता है ताकि जो वाइब्रेशन हो उसको मर्ज किया जा सके, एडजस्ट किया जा सके। ऐसा ना है कि वाइब्रेट हो रहा है मशीन और पूरा फाउंडेशन का वाइब्रेशन होने लगे, समझ रहे बात को। तो इसलिए तो ये क्या हो गया, नेचर ऑफ द मशीन एंड सॉइल कंडीशन। सॉइल कंडीशन का मतलब ये हो गया, आप समझ लो कि सॉलिड सॉइल है, मतलब कि जो ज़मीन है वो ज़मीन मतलब ठोस कह लो, ऐसा ठोस है, या आप कह लो कि सूखा जगह है या दलदली क्षेत्र है, कह लो मार्सी एरिया जिसको बोलते हो ये कह लो, या भीगा हुआ एरिया है, कैसा एरिया है इसकी बात किया जा रहा है। तो सॉइल कंडीशन भी आपको देखना पड़ेगा। अगर मान लो कि कहीं पे दलदली है, वहाँ पे फाउंडेशन पहले तो बनाने का सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी देखना सब स्टेशन बनाया जाता है तो ऐसे जगह पे बनाया जाता है और ऊंचे जगह पे बनाया जाता है ताकि कभी भी मान लो कोई भी प्राकृतिक दुर्घटना कह सकते हो, माने कि बाढ़ आ गया या बारिश होने की वजह से, ऐसा नहीं कि बहुत सारा पानी वहाँ पे जम जाए, और बहुत सारा पानी अगर जमने लगे तो वो भी एक फॉल्ट का रीज़न हो सकता है। तो सॉइल कंडीशन देखना है कि ज़मीन जो है वो सॉलिड है, ठोस है या नहीं है, या फिर उसका वेटेड ए प्लेस कह लो, भीगा हुआ एरिया है या दलदली क्षेत्र है, इन सब को देखा जाता है, ठीक है ना। और इसी के ऊपर फाउंडेशन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट कहते हैं कि फाउंडेशन सपोर्ट्स द वेट ऑफ अ मशीन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी सेटलमेंट। कहने का ये मतलब हुआ कि जो फाउंडेशन होता है वो वेट, जो मशीन होगा, मशीन के वेट को सपोर्ट करता है। अब स्वाभाविक है कि आप मान लो कि चेयर के ऊपर आप बैठते हो, चेयर इज़ नथिंग बट जस्ट लाइक ए फाउंडेशन समझ लो, और आप इसके ऊपर बैठो तो आपको सपोर्ट दे रहा है ना, आपका जितना वेट है वो सारा वेट वो मतलब सपोर्ट दे रहा है ना, सारे वेट को वो बर्दाश्त कर रहा है, उठा रहा है ना आपके सारे वेट को। ठीक उसी प्रकार से फाउंडेशन को जगह आप मशीन के ऊपर रखते हैं, फाउंडेशन के ऊपर आप मशीन को रखते हैं तो मशीन का सारा वेट किसके ऊपर रहता है, फाउंडेशन के ऊपर। तो सारा वेट मशीन का या मशीन का पूरा जो सपोर्ट दे रहा है वो कौन दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन दे रहा है। वही चीज़ है यहाँ पे, वेट ऑफ द मशीन जो होगा, मशीन का जो वजन होगा उससे प्रिवेंट करने के लिए, उसको मतलब किसी भी प्रकार के सेटलमेंट से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। इट मेंटेन्स अलाइनमेंट ऑफ मशीन, बिल्कुल अलाइनमेंट ऑफ मशीन को भी मेंटेन करेगा। देखिए किस प्रकार से अलाइनमेंट को मेंटेन करेगा, इस चीज़ को आप समझिएगा कि मान लेते हैं कि कोई कहीं पे दो मशीन को लगाना है, ये कोई एक बड़ा सा फाउंडेशन हमने ले लिया, मान लीजिए ये चबूतरा है। अब इसके ऊपर पहले क्या था, एक जनरेटर रखा हुआ था, वो जनरेटर चल रहा था। अब हमें क्या आया कि एक मतलब हाँ जनरेटर आया, एक और जनरेटर को क्या करना है, कनेक्ट करना है, एक और जनरेटर को क्या करना है, कनेक्ट करना है। सोचो थोड़ा सा कि दो जनरेटर अगर हमको कनेक्ट करना होगा, हालांकि देखो यहाँ पे दोनों को कनेक्ट करने के लिए वायर से आप करते हो, क्योंकि जनरेटर को आप सब शाफ्ट के द्वारा क्यों करना, क्योंकि दोनों अलग अलग से आप ऑपरेट कर सकते हो। एक शाफ्ट के द्वारा करना होगा तो कर सकते हो, लेकिन सोचो कि ये मान लो कि जनरेटर है, अब इसको बोल देते हैं कि हम लोग मोटर है, मोटर में कर सकते हो। बोलिए कैसे कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं, जनरेटर का इनपुट क्या होता है, मैकेनिकल, और आउटपुट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल, है ना। और उसके बाद मान लो कि जो मोटर का इनपुट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल, मोटर का इनपुट इलेक्ट्रिकल और मोटर का आउटपुट क्या होगा, मैकेनिकल।
तो मैकेनिकल दोनों पोर्शन को अगर हम सपोर्ट कर दें, मतलब कनेक्ट कर दें, कहने का ये मतलब हुआ कि एक जनरेटर और एक मोटर को, दोनों को आपस में हम कनेक्ट कर दें, है ना, समझ रहे, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें। या आप मान लो कोई सा भी जिसको कि कपल्ड करके हमें करना है, कनेक्ट करना है, या 2 मोटर लगा लो, 3 मोटर लगा लो, जिससे कि ज़्यादा आउटपुट दे सके, समझ रहे बात को। तो वो अगर आप कनेक्ट करते हो, एक जनरेटर मोटर को ही अगर कनेक्ट करना है, सोचो कि 2 शाफ्ट से हम क्या करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे। तो जब शाफ्ट से कनेक्ट करना होगा तो दोनों जो है बराबर समान फाउंडेशन पे, समान बेस पे रखा होना चाहिए। मतलब एक अगर इतने हाइट पे है तो दूसरा भी इतने ही हाइट पे होना, तब तो जाके शाफ्ट से आप उसको कपल करोगे। या ऐसा है कि टरबाइन और अल्टरनेटर जो कनेक्ट रहता है, अब इसको समझो, टरबाइन और अल्टरनेटर जो रहता है वहाँ पे याद करो, पावर जनरेशन में बताया गया होगा या पढ़े होंगे आप लोग कि टरबाइन और अल्टरनेटर जो है कनेक्टेड रहता है शाफ्ट के द्वारा। अब शाफ्ट के द्वारा है तो आपको क्या लग रहा है कि टरबाइन का जो रहेगा प्लिंथ बना हुआ या फाउंडेशन वो नीचे रहेगा, और जो जनरेटर रहेगा या अल्टरनेटर जिसको बोल रहे हो आप, उसका फाउंडेशन ऊपर रहेगा। तो क्या होगा, दोनों का अगर ठीक है रहेगा भी तो शाफ्ट हमारा क्या होगा, बेंड हो जाएगा, मतलब झुक जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, डैमेज होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है, जब भी रखा जाता है तो दोनों को समान हाइट पे रखा जाएगा। और समान हाइट पे रखने के लिए क्या होगा, फाउंडेशन का निर्माण करना पड़ेगा, और वो भी समान हाइट का। तो यही हुआ कि ये क्या करता है, अलाइनमेंट भी प्रोवाइड करता है। अगर आप फाउंडेशन बराबर बनाते हैं, ठीक ना, अगर आप फाउंडेशन बराबर बनाएंगे तो अलाइनमेंट करने में आपको क्या होगा, परेशानी नहीं होगी। क्लियर है। अलाइनमेंट का मतलब क्या, आप एक जनरेटर रखे हो तो ठीक इसी के सीध में दूसरा भी रखना है, फिर इसी के सीध में तीसरा रखना है, ये अलाइनमेंट है। एक लाइन में हो, ठीक। अब एक लाइन में रखने के लिए क्या होगा कि फाउंडेशन हमारा समान हाइट का होना चाहिए, है ना, समान हाइट का होना चाहिए, सेम हाइट का। अगर मान लो एक ही बड़ा फाउंडेशन बनाया हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कभी आप लैब में जाओगे ना तो वहाँ पे देखे होगे कि छोटा छोटा चबूतरा बना रहता है, उसके ऊपर मोटर वगैरह या प्लेस किया हुआ रहता है। अब कहीं पे 2 मोटर होगा वहाँ पे प्लेस किया हुआ, तो देखना कि दोनों अलग अलग फाउंडेशन भी बना होगा तो दोनों का हाइट सेम होगा, ताकि जब कभी उसको कपल्ड किया जाए तो सेम हाइट पे कपल्ड किया जाए, ताकि अलाइन रहे दोनों, एक दूसरे मतलब सेम लाइन में रहे। समझ रहे बात को। अब एक ही फाउंडेशन पे भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हाँ दोनों मशीन के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों पूरा एकदम चिपका दिए, सटा दिए, ताकि बाद में फिर दिक्कत हो रहा है। ठीक, ये हो गया। इट गिव्स ए लेवल फॉर द मशीन। लेवल का मतलब वही समझ लो, आपकी सपोर्ट जो देने के लिए हम दोनों बराबर लेवल पे, एक को यहाँ रखना, दूसरे को भी इसी हाइट पे रखना। लेवल का भी वही मतलब हो गया। इट ऑब्जर्व द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अनबैलेंस्ड फोर्सेज। देखो ये वाइब्रेशन जब भी होएगा रोटेटिंग डिवाइस में होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रोटेटिंग डिवाइस में ही वाइब्रेशन होता है। तो जब वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशन मान लो कि बिना फाउंडेशन का हम कहीं पे लगा दिए, इंस्टॉल कर दिए। अब वाइब्रेशन तो होना ही होना है रोटेटिंग डिवाइस में, और वाइब्रेशन हो रहा है मान लो, तो जहाँ पे आप लगाए हुए ना वहाँ पे देखना गड्ढा टाइप से बन जाता है। क्या होता है, गड्ढा टाइप से बन जाता है। तो यहाँ पे वही चाहिए कि वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होता है अनबैलेंस फोर्स के कारण से, वो भी क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व इन द सेंस कह लो कि वाइब्रेशन हो रहा है तो ठीक है, उसी फाउंडेशन पे होगा और फाउंडेशन को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। सोचो, वाइब्रेशन से बचने के लिए क्या होता है कि नट बोल्ट वगैरह से उसको टाइट कर दिया जाता है। उसको क्या कर दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है, ताकि वाइब्रेशन कम हो। ऐसा नहीं है कि पूर्णतः वाइब्रेशन नहीं होगा, लेकिन वाइब्रेशन कम हो। गांव में कभी देखे होंगे बारिश के मौसम में जनरेटर, शादी विवाह के टाइम में कि जनरेटर लगा दिया जाता था, और जनरेटर जहाँ पे प्लेस किए होते हैं ना वहाँ पे पानी वगैरह यूज़ होता है थोड़ा सा, तो मान लो कि वहाँ पे क्या होता है, चलते चलते ना ढह जाता है। तो पुआल जो रहता है ना, पुआल कह लो उसको, या जो धान का कटा हुआ रहता है, जो बच जाता है पीछे का भाग, जो जड़ रहता है, उसको लाके उसके नीचे रख देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, ऊंचा कर देते हैं। रीज़न ये रहता है कि वाइब्रेशन जब होगा ना तो वो धंसेगा नहीं, और वाइब्रेशन होगा तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ रहे, कम वाइब्रेशन होगा उसमें, अधिक वाइब्रेशन नहीं होगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, अगर आप फाउंडेशन बना देते हो तो जो भी वाइब्रेशन होगा वो वाइब्रेशन को ये फाउंडेशन क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट बोलते हैं, वेयर वाइब्रेशन अकर्स ए कंक्रीट फाउंडेशन मस्ट बी प्रिपेयर्ड हुज डेप्थ डिपेंड्स अपॉन। अगर मान लो कि आप ऐसा देख रहे हो कि जहाँ ज़्यादा वाइब्रेशन होने वाला है, आपको तो ये पता चलेगा ना कि अब मान लो कोई भी आप मोटर जनरेटर जो भी यूज़ कर रहे हो, अब जैसे मान लो ट्रांसफार्मर होगा, तो पूछेंगे क्या उसमें वाइब्रेशन होगा क्या, तो नहीं है ना, उसमें वाइब्रेशन होगा क्या, नहीं। अगर अरे माइनर रहेगा हर जगह, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा,
अब मैं पूछ रहा हूँ कि जनरेटर लगाएंगे तो उसमें वाइब्रेशन रहेगा कि नहीं, बिल्कुल रहेगा। तो ये पता चल रहा है कि वाइब्रेशन है। अब किसी में ज़्यादा किसी में कम, तो अगर मान लो अधिक वाइब्रेशन है तब तो फिर आपको कंक्रीट फाउंडेशन ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि अगर अधिक वाइब्रेशन होगा, व्हेन वाइब्रेशन अकर्स, होता है, ए कंक्रीट फाउंडेशन मस्ट बी प्रिपेयर्ड हुज डेप्थ डिपेंड्स अपॉन। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है, डेप्थ माने गहराई की बात कर रहे हैं। गहराई इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि जो फाउंडेशन बनाएगा उसको कितने नीचे ले जाना है। जैसे कि मान लो कि ये ग्राउंड लेवल है और इसके ऊपर आपने एक फाउंडेशन ऐसा बनाने का सोच लिया, चलो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसमें वाइब्रेशन जो इसके ऊपर रहेगा, जो भी इंस्टॉल किया जाएगा मशीन, उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या करना होगा, वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो इस फाउंडेशन को भी तो सपोर्ट चाहिए ना। फाउंडेशन को भी, अब घर बनाते हो तो घर के नीचे देखो पिलर वगैरह डालते हो, आप कुर्सी बनाते हो कितना नीचे पिलर रहता है, किस लिए भाई, कि उसके ऊपर का जो घर बनेगा वो पूरा स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि सारा बेस कहाँ रहता है, नीचे ही तो रहता है। तो नीचे डेप्थ करते हो, गड्ढा बनाते हो, गड्ढा खोदने के बाद फिर आप उसमें, जिसको कि कुर्सी बोलते हो, आप बिछाते हो, ईंटा वगैरह जो भी हो लगाते हो, है ना, सब कुछ। फिर रॉड वगैरह का आप पिलर बना के देते हो ताकि सपोर्ट मिलते रहे। तो यहाँ पे भी वो करना पड़ेगा ना, कि इसको भी ज़मीन के नीचे ले जाना पड़ेगा, ज़मीन के नीचे ले जाना पड़ेगा। रीज़न, ताकि ये फाउंडेशन जो बना है इसको सपोर्ट मिले। अब सोचो कि ये ग्राउंड फ्लोर ज़मीन पे ऊपर से सिर्फ ढाल दे रहे हैं हम लोग, कंक्रीटिंग कर दी है, जब भी मन होगा इसको उठा के हम लेके चले जाएंगे। वाइब्रेशन हुआ, हो सकता है ये इधर उधर हो गया, बाढ़ आया, हो सकता है इधर उधर भस जाएगा, बह जाएगा पानी में, ऐसा भी तो है। तूफान आया, इसको उठा के लेके चला जाएगा। सोचो इसके ऊपर मोटर इंस्टॉल किए हुए जनरेटर, उसको भी उठा के लेके चला जाएगा। मान लो ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इसके नीचे गड्ढा बनाया जाता है और इसी गड्ढे में पहले गड्ढा से, मतलब यहाँ से यहाँ तक फाउंडेशन को बनाया जाएगा। अब सोचो कि ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ, वाइब्रेशन जो होगा ना, तो वाइब्रेशन के लिए, ये बचने के लिए, वाइब्रेशन से बचने के लिए ये डेप्थ को बनाया जाता है, ठीक। तो वही जो है, वाइब्रेशन से बचने के लिए ये डेप्थ को बनाया जाता है। अब ये डेप्थ जो है वो डिपेंड करता है किस पे, वेट ऑफ द मशीन। अगर वेट ऑफ द मशीन कहने का मतलब आप सीधा कह लो साइज ऑफ द मशीन। साइज बड़ा होगा भैया तो वेट भी ज़्यादा होगा, है ना। अगर मान लो साइज ज़्यादा है तो फाउंडेशन भी तो हमको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से उसके लिए हैवी फाउंडेशन बनेगा। समझ रहे बात को, अगर हैवी फाउंडेशन बनेगा तो उस फाउंडेशन को सपोर्ट देने के लिए इसका डेप्थ भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर फाउंडेशन हैवी बनेगा तो उसका डेप्थ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये हो गया अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन। अब ये जो डिवाइस है, जो भी डिवाइस को यहाँ पे प्लेस करेंगे उसमें कितना वाइब्रेशन, इन द सेंस आप कह सकते हो वो अधिक वाइब्रेशन है या कम होगा, उस हिसाब से भी हमारा क्या करता है, ये डेप्थ डिपेंड करता है। लास्ट कहता है करेक्टर ऑफ सॉइल। करेक्टर ऑफ सॉइल इन द सेंस सेम कह सकते हो कि आपका जो ज़मीन है वो ड्राई प्लेसेस है या मार्सी एरिया है, कैसा है, इस जो पथरीली इलाका है या फिर रेगिस्तान इलाका है, किस प्रकार का मतलब ज़मीन है, उस हिसाब से या उसको देखते हुए भी क्या किया जाता है, ये फाउंडेशन का डेप्थ को डिसाइड किया जाता है। समझ में आ रही बात। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि फाउंडेशन को डिज़ाइन मतलब कैसे कर सकते हैं, या क्या क्या कंडीशन होगा जब हमें फाउंडेशन को डिज़ाइन करना होगा, या डिज़ाइन के टाइम में हमें किस चीज़ को कंसीडर करना है। आप इस चीज़ को समझिएगा, समझे मेरी बात। देखिए तो पहला क्या है, ग्राउंड कंडीशन। आपको मैंने बोला था कि सबसे पहले आप फाउंडेशन अगर बनाते हैं तो उस टाइम में आपको ये देखना पड़ेगा कि ग्राउंड का कंडीशन कौन सा है या फिर कैसा है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, है ना, कि ग्राउंड का कंडीशन कैसा है। अब ग्राउंड कंडीशन का कहने का मतलब मैंने आपको ये बताया था, नॉर्मल एरिया है, मार्सी एरिया है, या सॉलिड एरिया कह सकते हो कि यहाँ पे मतलब काफ़ी हार्ड ड्राई प्लेसेस जिसको बोलते हो आप, वैसा है। तो इन सब के ऊपर भी हमारा क्या करता है, फाउंडेशन का साइज़ कह लीजिए, फाउंडेशन का डेप्थ, ये सारा कुछ डिपेंड करता है। तो देखिए ग्राउंड कंडीशन फॉर नॉर्मल सॉइल और हार्ड सॉइल, नॉर्मल सॉइल हो या हार्ड सॉइल हो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंक्रीट बेड इज मोस्ट सुटेबल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंक्रीट बेड जो होता है मोस्ट सुटेबल है। नॉर्मल एरिया भी रहेगा तो वहाँ पे आप कंक्रीटिंग का फाउंडेशन का, जनरली हर जगह कंक्रीटिंग का ही फाउंडेशन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ दूसरा फाउंडेशन को हम कंसिडर कर लेते हैं, प्लास्टिक का बना दें या आयरन का बना दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे फाउंडेशन, सारी जगह पे क्या रहता है, कंक्रीट का ही फाउंडेशन रहता है, जिसको सीमेंटेड कहते हो, वो सीमेंट का ही फाउंडेशन बनाया जाता है। सो ये क्योंकि मोस्ट सुटेबल होता है। बट फॉर ए सॉफ्ट
एंड लूज सॉइल। देखो सॉफ्ट एंड लूज सॉइल का कहने का मतलब क्या है, जहाँ आप खड़े हो वहाँ पे आप नीचे धंस सकते हो, है ना, जैसे दलदली क्षेत्र में खड़ा हुए घुस गए, या कभी आप गए होगे नदी वगैरह के किनारे में, नदी वगैरह के किनारे में कभी गए होगे, वहाँ पे खड़ा रहोगे तो वो देखोगे धीरे धीरे नीचे धंसते जाएगा, आपको अधिक टाइम तक रहेगा वो नीचे क्या होगा, धंसते चला जाएगा। तो वैसा कह लो, या सॉइल ए लार्जर सरफेस एरिया विथ प्रॉपर डेप्थ इज नीडेड फॉर फाउंडेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा लार्जेस्ट एरिया लेना है फाउंडेशन का। फाउंडेशन जो बनाना है थोड़ा बड़ा बनाना है। देखो क्यों ऐसा बोला जाता है कि कभी भी आप देखना कि दलदल के क्षेत्र में अगर आप वर्टिकली ऐसे खड़ा होगे ना तो बहुत तेज़ी से आप नीचे चले जाओगे, लेकिन अगर आप लेट जाते हो तो ज़्यादा एरिया कवर होता है, फिर आप दलदल के क्षेत्र में भी धंसने का जो रेट रहेगा कह सकते हो, मतलब कम धंसोगे, जो ज़मीन के अंदर कम जाओगे। समझ रहे बात को, क्योंकि वहाँ पे एरिया क्या हुआ, ज़्यादा आपने कवर कर लिया, और ज़्यादा एरिया, यही जो प्रेशर वाला कहते हैं ना, कील जो होता है नुकीला होता है ना, कील को ठोकना आसान है। अगर मान लो एक रॉड ले लो तुम, है ना, कंपैरिजन टू रॉड, क्योंकि कील जो होता है बहुत नुकीला होता है, वो कंप्रेसर लेता है, उसका जो दबाव कहते हो ना, क्षेत्रफल जो होता है वो कम घेरता है ना। और फिर जब अगर रॉड लेते हो तो वो, ये सारा एग्जांपल हो गया आपका। या कह लो एक कील को नदी में देखो डुबा के, और एक जहाज़ को नदी में डुबाओ, देखो डूबता है क्या, कील बहुत आसानी से डूब जाएगा, लेकिन जहाज़ नदी में नहीं डूबेगा। रीज़न, जहाज़ का एरिया भी ज़्यादा है और पानी का जो घनत्व होगा, डेंसिटी जो बोलते हो, है ना, उस हिसाब से रहता है, ताकि फिर जो जहाज़ होता है डूबता नहीं है, लेकिन कील जो होता है उसका कम होता है, वो क्या होता है, डूब जाता है, पानी ज़्यादा घनत्व को घेरता है। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जो क्षेत्र ज़्यादा घेर रहा है, तो अगर मान लो कि सॉइल का कंडीशन भी अगर मान लो सॉफ्ट है, तो अगर ज़्यादा एरिया कवर किया हो तो वो गिरना भी कम होगा। समझ रहा, मतलब कम, लेकिन यहाँ पे हमें बड़ा एरिया बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। समझ रहे, इसलिए कोई भी मशीन को उसके ऊपर रख भी देते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा मतलब फाउंडेशन इधर उधर हो जाएगा। समझे मेरी बात। तो फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, सॉइली एरिया में मतलब कह सकते हो सॉफ्ट एरिया जिसको बोल रहे हो, या फिर आप एक और लिखे हो क्या, लूज सॉइल जिसको बोल रहे हो। लूज सॉइल माने मार्सी एरिया, है ना। वैसे जगह पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा फाउंडेशन का साइज़ ज़्यादा बढ़ा लेते हैं ताकि फाउंडेशन में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो। एरिया विथ प्रॉपर डेप्थ इज नीडेड फॉर फाउंडेशन। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि डेप्थ जो है, मतलब फाउंडेशन को ज़मीन के नीचे जो ले जाओगे वो भी प्रॉपर होना चाहिए। बताऊंगा आगे मैं आपको कि कितने रेटिंग के लिए कितना हाइट होना चाहिए फाउंडेशन वगैरह का, ये सारा चीज़ मैं आपको नोट करवा दूंगा। तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका क्या, ग्राउंड कंडीशन की बात करें। अब हम लोग बात करते हैं वाइब्रेट कंसिडरेशन। अब देखो वाइब्रेशन को भी कंसीडर किया जाता है। हालांकि देखो ये सारा काम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का नहीं है, ये सारा काम जो होता है कौन करता है, सिविल वर्क में आता है ना। जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो इस सारी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, है ना, कि यहाँ कितना देना है कितना, हाँ बाकी आपको डेटा देना पड़ेगा, ठीक। तो जो भी सिविल वर्क होता है उसके अंतर्गत ये आता है। तो इसलिए देखे हुए कभी भी कि जैसे इलेक्ट्रिकल की बात अगर किया जाए कि आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाते हो तो वहाँ पे सिविल के लिए भी वैकेंसी आती है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी वैकेंसी आती है। तो जो सिविल वर्क होता है ये सारा काम सिविल के अंदर ही होगा ना। अब उसको कहीं घर वगैरह बनाना, अपार्टमेंट वगैरह बनाना होगा स्टाफ को, तो वो सब काम कौन करेगा, सिविल करेगा। उसके अंदर वायरिंग करेगा तो वो इलेक्ट्रिकल करेगा। लेकिन जो ट्रांसफार्मर लगा तो उसमें रेटिंग वगैरह जो होगा, मतलब जो मेजरमेंट वाला काम होगा वो कौन करेगा, टेस्टिंग वाला काम होगा, मेंटेनेंस वाला काम होगा, वो सब कौन करेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। लेकिन जो सिविल वर्क्स होगा, जैसे कंट्रोल रूम बनाना ध्यान देना, कंट्रोल रूम बनाना है या फिर कंक्रीटिंग करना है, ये सब कौन करेगा, सिविल वर्क्स के अंतर्गत ही आएगा। समझ रहे बात को। तो ये सब करता कौन है, सिविल वर्क्स के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या, वाइब्रेशन का। देखो वाइब्रेशन तो आप जानते हो रोटेटिंग डिवाइस में होता है। जितना ज़्यादा रोटेटिंग डिवाइस होगा और जितना साइज बड़ा होगा तो वाइब्रेशन भी उस हिसाब से अधिक होगा। तो वाइब्रेशन से बचने के लिए क्या किया जाता है, फाउंडेशन को बनाया जाता है प्रॉपर डेप्थ पे, और फाउंडेशन के चारों ओर भी क्या किया जाता है, बालू डाल दिया जाता है ना। बालू डाल दिया जाता है ताकि वाइब्रेट नहीं हो। और हाँ, ये ध्यान में रखना है कि कंक्रीटिंग का रहता है तो एक तो पहले वो सॉलिड है, उसको क्या कहते हैं, नट बोल्ट की सहायता से टाइट कर दिया जाता है। अगर नट से सहायता से टाइट कर दिया जाएगा तो वाइब्रेशन होगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरा मशीन हिलेगा, समझ रहे बात को, क्योंकि उसको, और हाँ ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, हाँ हिलेगा यार, वाइब्रेशन कम होगा,
समझ रहे बात को, वाइब्रेशन कम होगा। तो इसलिए देखो यहाँ पे जो वाइब्रेशन से बचने के लिए क्या किया जाता है, फाउंडेशन बनाया जाता है। ये हमारा देखो फाउंडेशन है, और ये मतलब एक क्या प्रॉपर डेप्थ है, ये वाला जो है एक गड्ढा बना हुआ है। अब गड्ढा में क्या किया, ये फाउंडेशन को हमने ढाल दिया इन द सेंस कंक्रीटिंग कर दिया। और कंक्रीटिंग करके चारों साइड हमने क्या करा, उसका एक छोटा गैप रख देते हैं गड्ढा के। ऐसा तो देखे होगे ना कि कभी घर बनते हुए देखे होगे ना, दीवार जो ज़मीन में जिसको कुर्सी बोलते हो, कुर्सी बनाया, उसके चारों साइड से क्या करता है, मिट्टी डाल देता है। यही ना किया जाता है जी। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, फाउंडेशन को हमने बनाया, फाउंडेशन को हमने डाल दिया, उसके बाद क्या करा, उसके चारों ओर हमने बालू डाल दिया, और फिर उसके बाद गिट्टी से गिट्टी बोल रहे हैं, मिट्टी से कवर कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो उससे क्या होगा कि जो भी वाइब्रेशन होगा उसको वो अवॉइड करेगा, मतलब उसको ट्रांसमिशन मतलब होने नहीं देगा, वाइब्रेशन कम होगा। अब देखिए यहाँ पे कहता है टू अवॉइड ट्रांसमिशन ऑफ अ वाइब्रेशन ए गैप इज मेंटेन ऑल अराउंड द फाउंडेशन एंड इज अ फील्ड बाय सेट। अगर जो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन को अवॉइड करना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो फाउंडेशन बना है उसके चारों साइड में एक गैप रखते हैं, और उस गैप में हम क्या करते हैं, बालू को भर देते हैं, फिर उसके बाद मिट्टी से उसको कवर कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये भी हुआ यहाँ तक। अब देखो इसके ऊपर में एक ना बोल्ट बना हुआ रहता है, जिसको कि आई बोल्ट बोलते हैं। अब बोलिए सर वो क्यों रहता है, कभी भी आप देखना कोई भी डिवाइस अगर फाउंडेशन के ऊपर रखा जाए, मान लो कि ये फाउंडेशन है, इसके ऊपर कोई भी डिवाइस रखते हैं या कोई भी मशीन रखते हैं, मशीन रखने के बाद वो मशीन को भी तो सपोर्ट देना है। तो मशीन को आप कैसे सपोर्ट दोगे, है ना। तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, बोल्ट लगाया जाता है, और उस बोल्ट को हम आई बोल्ट बोलते हैं। देखो यहाँ पे है फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट क्या होता है, देखो फाउंडेशन बोल्ट आर एम्प्लॉयड फॉर फिक्सिंग मशीन टू देयर फाउंडेशन। जो फाउंडेशन बोल्ट होता है वो फाउंडेशन में ही लगा रहेगा, फाउंडेशन में ही लगा रहेगा। ऐसा आप समझ सकते हैं कि ये ऐसा मान लो ये रॉड है, रॉड इन द सेंस इसको हम बोल्ट मान ले रहे हैं। नट बोल्ट सुने हो ना, नट होता है मतलब फीमेल, नट जो होगा क्या होगा, फीमेल होगा, और बोल्ट जो होगा वो क्या होगा, मेल होगा। सो ये हमारा मान लो कि क्या हो गया, बोल्ट है ना, ये बोल्ट, और इसके ऊपर आप क्या करते हो, नट करते हो, नट से इसे घुमा के टाइट करते, यही करते हैं ना। तो ये बोल्ट और इसके ऊपर हम घुमा के ऐसे टाइट कर देते हैं नट के सहारा। तो यहाँ पे मान लो कुछ ऐसा शेप बना देगा, कुछ इसी पे मैं इसको आप बना लीजिएगा डायग्राम, है ना, इसको आप डायग्राम को बना लीजिएगा। इसी चलो मैं एक डायग्राम बना दूंगा आई बोल्ट करके हम। तो ये मान लो कि ये हमारा फाउंडेशन है, और इसी के ऊपर क्या रहेगा, ऐसे करके कुछ क्या होगा, बोल्ट बना लगा रहेगा, लेकिन ये ऊपर रहेगा ऐसे, ताकि यहाँ तक रहेगा, और इसमें थ्रेडिंग किया रहेगा। अब थ्रेडिंग किया रहेगा, जो भी डिवाइस रखा जाएगा या जो भी मशीन इसके ऊपर रखा जाएगा, मशीन को रख दिया जाएगा, और फिर नट के सहायता से उसको क्या कर दिया जाएगा, टाइट कर दिया जाएगा। अब सोचो कि नट से टाइट कर देंगे तो अब मशीन हिलेगा क्या, मशीन हिलेगा, उसमें वाइब्रेशन कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन खुला छोड़ दो, किसी भी तरह का कोई नट बोल्ट का सहारा आपने नहीं लिया, बस ऐसे क्या करा, जो भी डिवाइस था, मशीन था, उसको आपने सीधा लाया, इसके ऊपर रख दिया और छोड़ दिया। तो जब कभी ऑपरेशन में होगा तो मशीन इधर से उधर लुढ़क सकता है, हो सकता है वाइब्रेशन की वजह से उसका पोजीशन क्या हो, चेंज हो जाए, एक जगह से दूसरे स्थान पे चला जाए, ऐसा हो सकता है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, मतलब एक बोल्ट लगाया जाता है, और बोल्ट में थ्रेडिंग किया हुआ रहता है, और उस के ऊपर में डिवाइस को रख दिया जाता है, और फिर नट के सहारे उसको क्या कहता है, टाइट किया जाता है। अरे ऐसा देखे होगे कि गांव में कभी आप देखे होगे, गाय भैंस को बांधता है कि नहीं बांधता है, गाय भैंस जो होता है खूंटा में जो बांधते हो, तो खूंटा नीचे ज़मीन के नीचे ले जाते हो ना, और उसके ऊपर में उसको बांध देते हो। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा जो टायर होता है, टायर को ज़मीन के नीचे कुछ ऐसा बना देता है। ऐसा क्यों कर देते हैं, ये सब ज़मीन के नीचे क्यों धंसा देते हैं, और ज़मीन के नीचे धंसाने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर छोड़ देते हैं। या फिर खूंटा ही गाड़ते हो, तो खूंटा जो लगाते हो तो क्यों ऐसा क्यों करते हो, ज़मीन के नीचे आप पूरा लेके आए और छोटा सा भाग ऊपर छोड़ दिए, और इसमें आपने गाय को, भैंस को, जो भी एनिमल होगा, जो भी जानवर होगा, इसको आप इसमें आप बांध देते हो। रीज़न यही ना कि ये नीचे ज़मीन के नीचे रहेगा तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसको उखाड़ लेना आसान नहीं है, इसको जब आप ज़मीन से निकालने का कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से नहीं निकलेगा। या आप एग्जाम्पल ले सकते हो स्टे वायर का। स्टे वायर में आप क्या करते हो, इसी में ये अगर मान लो कि स्टे वायर का अगर सेट है, ये स्टे रॉड एक रहता है, इसके ऊपर ये क्या करते हो, आप एक प्लेट लगा देते हो। क्या करते हो, प्लेट लगाते हो। अब सोचो कि ज़मीन में गड्ढा आपने बनाया, गड्ढा बना के इसको आप पूरे रॉड को डाल दिए। सिर्फ रॉड नहीं है, उसके साथ में ये प्लेट है। ऐसे मान लो ये हाथ मेरा प्लेट है और इसके ऊपर हमारा ये रॉड है। अब एक गड्ढा हम बनाए और पूरा हाथ को ऐसे नीचे ले गए, अब पूरा फिर उसके बाद करने के बाद मिट्टी भर दिए, भर देने के बाद अब मैं ये क्या करूँ, रॉड को खींच रहा हूँ। बताओ खिंचाए क्या, खिंचाएगा बट आसान नहीं होगा, एक आदमी तो नहीं खींच पाएगा, कंफर्म है ना। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे भी ऐसे ही क्या किया जाता है, आई बोल्ट बनाया जाता है। उसको हम लोग आई बोल्ट इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा शेप में रहता है वो। अब देखो ये ज़मीन के नीचे रहेगा और ये थोड़ा सा ऊपर कुछ ऐसा रहेगा,
ये ऐसा रहेगा, इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ आपका। तो ये हमारा हो गया। अब ये फाउंडेशन के नीचे रहेगा। अब सोचो कुछ इस साइज शेप में रहेगा, अगर इस शेप में है, अब बताओ इसके ऊपर हमारा मशीन रहेगा, इसके ऊपर टाइट किया रहेगा, इसको निकाल सकता है क्या इस मशीन? ये तो सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट भी प्रोवाइड कर दिया और सपोर्ट मिल गया, तो इसके ऊपर जो भी मशीन आप रखोगे वो भी फिक्स रहेगा और मजबूती से फिक्स रहेगा। समझ रहे बात को? तो यही इसी को हम क्या बोलते हैं, आई बोल्ट बोलते हैं। बताते हैं उसके बारे में और बता देंगे, डायग्राम बना देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, फाउंडेशन बोल्ट आर एम्प्लॉयड फॉर फिक्सिंग मशीन टू देयर फाउंडेशन। ठीक है, वो जो मशीन होता है उस मशीन को फिक्स करने के लिए उसके फाउंडेशन के ऊपर है, मतलब जो फाउंडेशन आपने बनाया है उसके ऊपर जो मशीन आप रखोगे उसको फिक्स करने के लिए क्या किया जाता है, फाउंडेशन बोल्ट का यूज़ किया जाता है। समझ बात को? फाउंडेशन बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। द लोअर पोर्शन ऑफ द बोल्ट हैज आई शेप। लोअर पोर्शन ऑफ द बोल्ट, जो बोल्ट होगा उसका लोअर पोर्शन मतलब नीचे का पोर्शन क्या होता है, कुछ इस शेप में रहता है, आई के शेप में रहता है। ठीक है, आई के शेप में रहता है। टू प्रोवाइड ग्रिप टू द फाउंडेशन, ग्रिप इन द फाउंडेशन। तो अगर मान लो इस प्रकार से रखे तो फाउंडेशन में ग्रिप मिल गया। कहने का मतलब फाउंडेशन में ग्रिप कि अगर आप इसको खींचोगे ना तो ये खिंचाएगा नहीं, ये क्या होगा, खिंचाएगा नहीं। तो ग्रिप मिला हुआ है। ग्रिप इसलिए मिला हुआ है कि अगर मान लो सीधा रहता तो हो सकता है थोड़ा कम फोर्स में आप ऊपर खींच सकते, लेकिन इस तरह से आपने ऐसे बना दिया। अब बताओ तो इसको आसान होगा क्या खींचना? नहीं होगा आसान, है ना। तो वही हो गया फाउंडेशन। एंड टॉप पोर्शन इज थ्रेडेड टू फिक्स द नट। और ये टॉप पोर्शन की बात मैं कर रहा हूँ कि ये वाला जो पोर्शन होता है इसमें थ्रेडिंग किया रहता है। उसमें क्या रहता है, थ्रेडिंग किया हुआ रहता है। अब देखो उसमें थ्रेडिंग किया रहेगा तो जो भी मशीन होगा इसके ऊपर रख दीजिए और उसके ऊपर थ्रेड में मतलब क्या, बोल्ट लाइए, बोल्ट के सहारे टाइट कर दीजिए उसको, है ना। ये हो गया, सॉरी नट के सहारे, माफ करना, नट के सहारे उसको क्या करो, टाइट कर दो। दीज बोल्ट्स एंड नट्स आर मेड अप माइल्ड स्टील, रॉट आयरन ETC। अब ये जो नट बोल्ट बनाता है तो देखे हो लोहा का बना रहता है भैया। नट बोल्ट तो देखा ही होगा कि वो भी नहीं देखे होगे। तो नट बोल्ट जो होता है किसका बना रहेगा, या तो माइल्ड स्टील का बना रहेगा या रॉट आयरन का बना रहेगा, है ना। ये टाइप है आयरन का। लो सीधा सीधा हम बात कर रहे हैं लोहा का। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप आराम से इसको लिख सकते हो कि जो मतलब ये बना रहेगा आई बोल्ट किसका बना रहेगा, तो माइल्ड स्टील का या रॉट आयरन का, जो भी ऑप्शन में रहेगा इस हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हो, नोट करके मतलब टिक कर सकते हो और क्वेश्चन को सही भी कर सकते हो। क्लियर है? तो ये समझ में आया। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ किसका, फाउंडेशन बोल्ट का। आपको होप से समझ में आएगा कि फाउंडेशन बोल्ट क्या होता है और कैसे ये काम करेगा। पहले इसको आप बना लीजिए। आई बोल्ट का देखो डायग्राम सामने बना हुआ है, उसको देखो। आई बोल्ट जो है जब क्या फाउंडेशन के नीचे, देखो यहाँ पे समझो ये हमारा क्या है, फाउंडेशन है। ये पूरा का पूरा क्या है, फाउंडेशन है। और इस फाउंडेशन को बनाते टाइम में क्या किया गया था, यहाँ पे बीच में बोल्ट डाल दिया गया। अब इस शेप में, ये आई के शेप में बना हुआ है। अरे ऐसा लिखते हैं ना आई, ऐसा नहीं लिखते हैं आई, ऐसा करके एक आई लिखते हैं ना जी। अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं यार, ऐसे भी तो लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हो तुम आई, बताओ। तो वही चीज़ है, ये आई शेप में बना हुआ है, कैपिटल वाला, है ना। तो अब ये आई बोल्ट है। अब देखो ये चीज़ जो है फाउंडेशन के नीचे अगर है, बीच में बना हुआ है, इसको तुम खींचोगे यहाँ से तो खिंचाएगा क्या, आसान नहीं होगा। क्लियर? तो इसलिए क्या है कि जो भी मशीन बना रहेगा ना उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जब वाइब्रेशन हो तो वाइब्रेशन की वजह से ऐसा ना हो कि ये मतलब ऊपर चला जाए, है ना। इसलिए मैं इस शेप में बनाया जाता है। तो ये हमारा क्या आई वोल्ट कह लो। इसके ऊपर ये नट लगा रहता है। अब यहाँ पे देखो बीच में घुसा रहेगा आपका क्या, जो भी जिस डिवाइस को लगाओगे उस डिवाइस का योक वाला पोर्शन यहाँ पे क्या रहेगा आपका फ्रेम, जो इसको बोल रहे हो जिसमें कि नट बोल्ट रहेगा लगा हुआ, वो यहाँ रहेगा। और उसके ऊपर आप नट बोल्ट से टाइट कर दो। नहीं टाइट हो रहा है तो वॉशर ले लो, वॉशर देखे होगे, है ना। वॉशर से इसको टाइट कर दो, बस हो जाएगा टाइट, पूरा फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा ये। तो ये किस चीज़ का था, आई बोल्ट का था। और ये पूरा आपका ये फाउंडेशन बना हुआ है ना, फाउंडेशन ही बना हुआ है। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, ये देख लीजिए आई बोल्ट, और ये आपका क्या हुआ, कंक्रीट फाउंडेशन। आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है हमारा सीम्स। देखो सीम्स क्या है, पत्थर समझते हो, पत्थर बोलते हैं। कभी ऐसा देखे होगे कि ऊपर नीचे कहीं कर रहा है, जैसे कि कोई टेबल है या टेबल वगैरह मान लो ऊपर नीचे ढक 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 कर रहा है, तो उसमें क्या करते हो, पेज लेते हो या फिर कोई कूट का टुकड़ा मिल जाता है किसी एक लेग के नीचे, जिस लेग में जो छोटा बड़ा हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, उस लेग के नीचे रख देते हो, उस पैर के नीचे रख देते हो, तो वो क्या होगा, बराबर हो जाता है टेबल का, है ना। टेबल का जो है फिर ढक ढक करना बंद कर देता है। या बेंच वगैरह पे कभी बैठे होगे या चौकी पे घर में बैठे होगे तो ऐसा देखते होगे कि चौकी का 4 लेग है लेकिन एक लेग क्या है कि ढक ढक, मतलब छोटा कह लो, ऐसा हो गया है, ऐसा लग रहा है।
एक जगह उठा हुआ है, एक साइड कम उठा हुआ है, ऐसा लग रहा है, तो एक साइड में क्या करते हो आप, कुछ न कुछ उसके अंदर घुसा देते हो, मेंटेन करने के लिए आप ईंटा घुसा देते हो, तो ईंटा ही हमारा एक तरह से क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे भी समझना क्यों लगाया जाता है। जब लेवलिंग करने लगोगे ना, तो लेवलिंग में आपका एक एक छोटा छोटा 0.2 से mm, एक mm 2 mm मायने रखेगा लेवलिंग में, है ना। जब अलाइंड किया जाता है तो उस टाइम की बात हम कर रहे हैं। तो अलाइंड के टाइम में एक mm वगैरह का क्या किया जाता है, ध्यान रखा जाता है कि पूरा बराबर से लेवल किया हो। तो उस टाइम में छोटे छोटे पतले पतले पत्थर यूज़ किए जाते हैं, जिसको कि हम सीम्स बोलते हैं। वो भी आयरन का ही बना रहता है, स्टील वगैरह का रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीम्स बोलते हैं। वो जनरली mm में रहेगा, कह लो 2 mm के आसपास में रहता है, 0.2 mm। देखो These are the strips of 0.2 to 2 mm, मतलब 0.2 से लेके 2 mm तक में रहेगा। 0.2 mm सोचो कितना पतला होगा, उतना भी मार्जिन अगर रहता है कहीं गैप में, मान लो ऐसे गैप ऐसे बना हुआ है, तो इस गैप को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक सिम्स डाल दिए, है ना। या मान लो ऐसा है, इसके ऊपर ऐसे किए, लेकिन ये पूरा अभी टाइट नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर क्या किया, अब मान लो ये बैलेंस नहीं है, ऐसे ऐसे किए हो, मान लो इसको ऐसे रखे हुए, अब ये ऐसे रखे हो, इसमें क्या करना है हमको, मान लो इधर ऐसे धंसा हुआ है और इधर उठा हुआ है, तो इसको क्या करोगे, बराबर करोगे। तो इधर क्या करेंगे, हम सिम्स को इधर डाल देंगे बराबर करने के लिए। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे क्या होता है, सिम्स का यूज़ किया जाता है, क्यों, मतलब लेवल वगैरह बनाने के लिए या बराबर रखने के लिए, सारा मशीन जो होगा उसको बराबर से रखा जा सके। तो यही चीज़ हो गया, ठीक। सो दीज आर द स्ट्रिप्स ऑफ 0.2 to 2 mm मेड अप ऑफ अ शीट स्टील विच आर इंसर्टेड अंडर द फुट ऑफ द मोटर और मशीन टू राइज एंड अलाइन, ALIGN होता है, अलाइन शाफ्ट। समझ में आ रही बात। तो ये क्या है कि एक स्ट्रिप बना हुआ है, जिसका कितना हो सकता है, थिकनेस की बात कर रहा हूँ, लेंथ की बात, लंबाई चौड़ाई की बात नहीं कर रहा हमने, ठीक है। थिकनेस होना चाहिए यहाँ पे 0.2 से लेके 2 mm तक में थिकनेस इसका होगा। इसका क्या काम किया जाता है, ये जो मोटर फुट के नीचे रखा जाता है, मोटर का जो मतलब फ्रेम कह लो आप, ऐसा है ना, जो जिसके ऊपर की मोटर रखा जाता है, योक जो कह लो आप, है ना। ये मोटर हो गया, इसके ऐसे करके ऐसे रहता है ना, तो ये अब इसके नीचे की बात कर रहा हूँ, है ना। इसके नीचे क्या कहते हैं, पत्थर को डाला जाता है। समझे मेरी बात। अरे यही तो है ना कि ये कहाँ रखा रहेगा, ये इसी फाउंडेशन पे रखा रहेगा ऐसे। अब मान लो कि ये बराबर नहीं रखा होगा, ऊपर नीचे कहीं एक साइड ज़्यादा नीचे हो जाएगा, एक साइड उठा हुआ रहेगा, तो क्या करना, उसको बराबर करना पड़ेगा। तो जिधर डाउन रहेगा उधर आप पत्थर डाल के ऊपर कर दो ना, उधर डाल के क्या, सिम्स डाल के, पत्थर नहीं बोलते उसको, अपने गाँव को भाषा में बोलते हैं। तो यहाँ पे सिम डाल के क्या करो, उसको ऊपर कर दो, लेवल हो जाएगा। समझ में आ रही बात। या फिर अब मान लो यहीं पे शाफ्ट को अलाइन करना है, तो शाफ्ट को भी अगर अलाइन करना होगा तो क्या करोगे, अगर ऐसा तो नहीं है कि 5-5 मीटर 6-6 मीटर का गैप रहेगा, उतने तो अंधे काम अंधे होंगे तब फिर वैसा होगा, लेकिन माइनर जो गैप होता है ना, वो नहीं समझ में आएगा। तो उसको जब मेज़र किया जाता है, उसको लेवलिंग जब करोगे, तो उस टाइम में क्या किया जाता है, जो जितना mm का आपको दिखेगा डिफरेंस, उतना mm का आप उसके अंदर सिम्स को क्या करोगे, इंसर्ट कर दोगे। इंसर्ट करोगे तो वो बराबर लेवल में आ जाएगा। समझ में आ रही बात। ये हो गया हमारा क्या, सिम्स। मेकिंग एंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। अब देखो कंक्रीट इन द सेंस, जब ये फाउंडेशन हम सीमेंट का बनाते हैं तो हम कैसे बनाएंगे भाई, सीमेंट बालू गिट्टी इसी से तो बनाएंगे। तो वो जो रेशियो होता है 1:3:6 होना चाहिए। देखो यहीं पे जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह पैसा बचाता है, कम ही डालता है, सीमेंट आधा डाल देगा, गिट्टी ज़्यादा डाल देगा, बालू कम ज़्यादा डाल देगा, जो सस्ता है उसको ज़्यादा डाल के जो महंगा उसको कम डाल देता है। तो वहाँ पर उसका क्या होता है, बचत आता है। तो यहाँ पे जो होता है 1:3:6 के रेशियो में क्या किया जाता है, कंक्रीटिंग किया जाता है। 1 जो रहेगा सीमेंट रहेगा, 3 जो रहेगा बालू रहेगा, और 6 रहेगा वो क्या रहेगा, गिट्टी रहेगा। समझ में आ रही बात। 1:3:6 के रेशियो में कंक्रीटिंग किया जाता है, और फिर ये कंक्रीट को ढाल के वैसा चबूतरा टाइप से बना दिया जाता है। तो ये चीज़ को ध्यान दो। मेकिंग एंड मिक्सिंग द कंक्रीट में क्या हो जाएगा, द कंक्रीट शुड बी मिक्सड इन 1:3:6 प्रोपोर्शन। 1:3:6 के 1:3:6 के रेशियो में इसको क्या किया जाता है, मिक्सअप किया जाता है। 1 हमारा सीमेंट, 3 हमारा सैंड, और 4 हमारा क्या हो गया, स्टोन पीस। समझ में आ रही बात। 1 सीमेंट, 3 गिट्टी, 3 बालू, ये 4 नहीं है भैया, ये 6 है। ये 6 हमारा क्या हो जाएगा, स्टोन पीस माने के पत्थर जिसको बोलते हो, गिट्टी जिसको बोलते हो, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में आपका। तो किस रेशियो में रहता है, 1:3:6 के रेशियो में रहता है, दिया हुआ। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, साइज ऑफ ए कंक्रीट फाउंडेशन। अब कंक्रीट फाउंडेशन का साइज की बात हम लोग कर रहे थे, बता रहे थे कि डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल या मशीन का जो साइज रहेगा उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट का साइज भी डिपेंड करते हैं, मतलब उसका साइज डिपेंड करता है। तो जनरली देखो कंक्रीट जो सीमेंट का बना रहता है, फाउंडेशन कह लो, वो 15 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा बना रहेगा। किससे, मशीन के फिट से।
या जो मशीन का बेड है, मान लो कि मशीन का जो फिट है या मशीन का जो बेड है, इन द सेंस ये जो हमारा योक है, अब ये वाला पोर्शन अगर बना हुआ है मान लो कि 15 सेंटीमीटर का है, 15 सेंटीमीटर, तो इससे 15 सेंटीमीटर ज़्यादा है ना, 15 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबाई रहेगा और इससे 15 सेंटीमीटर ज़्यादा चौड़ाई भी रहेगा। समझ में आ रही बात? तो 15 सेंटीमीटर लंबाई और 15 सेंटीमीटर ज़्यादा चौड़ाई बनाया जाता है। किससे? ये जो फिट रहेगा, मतलब ये जो बना रहेगा, इसका फुट जो होता है, मशीन का जो फुट रहेगा उससे। जैसे ट्रांसफार्मर का टैंक है, मान लो अब ये ट्रांसफार्मर का टैंक है, तो इससे इधर 15 इधर 15, आपका क्या होगा, 15 सेंटीमीटर ज़्यादा बनाना पड़ेगा इसका लेंथ। अगर इसका मान लो कि 20 लेंथ है तो हमको 20 10 30 5 35 का लेंथ का फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। समझ रहे बात को? और ये भी अगर मान लो ये 10 है, अगर ये मान लेते हैं हम 10 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना, 25 का बनाना पड़ेगा, 15 इससे ज़्यादा बनाना पड़ेगा। समझ रहे बात को? तो वही चीज़ है। अब बाकी डेप्थ जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, साइज ऑफ द मोटर, कितना मोटर कितना साइज का मोटर है कह लो, या फिर कितना बड़ा मोटर होगा, ये सारे पे डिपेंड करेगा उसको क्या, डेप्थ। क्लियर? देखिए 15 सेंटीमीटर, यहाँ ध्यान दीजिए, 15 सेंटीमीटर लॉन्गर इन बोथ लेंथ एंड विड्थ, लंबाई एंड चौड़ाई दोनों में 15 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए भैया। किससे? देन द मोटर फिट। मोटर फिट माने मोटर का जो पैर होएगा, ठीक ना, यही इसी को हम बोल रहे हैं क्या, मोटर पैर। तो मोटर का जो फिट होगा उससे 15 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा बनाया जाता है। या बेड प्लेट बोल रहे हैं, मोटर फिट बोल लो या बेड प्लेट बोल लो, एक ही चीज़ है दोनों का, है ना, जिसके ऊपर रखा रहता है, जो रखाएगा फाउंडेशन के ऊपर, उसकी बात किया जाता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका बेड प्लेट। डेप्थ ऑफ अ फाउंडेशन फॉर मोटर फॉलोइंग बी यूज्ड। अब डेप्थ जो होगा कितना कितना होगा वो देख लो। अगर मान लो 10 HP तक मोटर, मतलब 10 HP के नीचे का मोटर है, मतलब 5 HP का हो गया, 4 HP का हो गया, 7 HP का हो गया, सारे साथ जो भी रेटिंग का अवेलेबल रहेगा मान लें, बट 10 HP से नीचे का रहेगा अगर मान लो, तब क्या किया जाएगा, 7.5 से लेके 10 सेंटीमीटर डीप होगा, मतलब 7.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर नीचे डेप्थ हमको बनाना है, उतना में काम चल जाएगा। आगे देखते हैं, अगर 10 से 25 HP का रहेगा तो 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर डेप्थ रहेगा। फिर बात करते हैं 25 से 50 HP का रहेगा तो 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर डेप्थ रहेगा। नीचे डेप्थ की बात कर रहा हूँ, ये गहराई की बात कर रहा है, ये ज़मीन हो गया, इसके नीचे ये डेप्थ बोल रहा हूँ हम लोग, ठीक है। उसके बाद 50 से लेकर 75 HP रहेगा तो 25 से लेकर 37.5 सेंटीमीटर का रहेगा। और फिर आप कह लो कि 75 से लेके 100 HP रहेगा तो 37.5 से लेके 60 सेंटीमीटर डीप रहेगा। समझ में आ रही बात? तो ये था क्या, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मशीन, कि मशीन का साइज क्या है। क्लियर है? मशीन का साइज क्या है और कितना रहेगा, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, जो डेप्थ होगा फाउंडेशन का उसको हम डिसाइड करेंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर है यहाँ तक? देखिए ये डेप्थ मैंने क्या बोला, ये जो ज़मीन के नीचे की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, ठीक है। उसके ऊपर आपको जितना चाहिए होगा, आप जितना मान के उसको आप ऊपर हाइट जितना आपको चाहिए होगा जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ ज़मीन के नीचे की बात किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए, तो ये फाउंडेशन का पूरा था, आपको समझ में आया होगा कि कैसे फाउंडेशन करते हैं और क्या क्या उसमें डिज़ाइन, क्या क्या फैक्टर उसमें कंसीडर किया जाता है जब हम फाउंडेशन को बनाते हैं। तो क्लियर ना? तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग दूसरे लेक्चर में देखेंगे। इसके आगे का पोर्शन शायद लेवलिंग होगा, है ना, लेवलिंग या अलाइनमेंट करके होगा, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।